यानी कि अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा और पढ़ के समझ नहीं पा रहा, यानी कि उसमें आपके डिसलेक्सिया हो गया है। या बच्चा पढ़ तो पा रहा है, समझ भी जाता है, पर वो लिखता ही गलत है, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रहा है, यानी कि उसको डिस्ग्राफिया हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे सारिका बिसारिया मैम से, जो कि साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हैं, कि 6ठी से 8वीं के बच्चों में क्या समस्याएं आती हैं, कब डिफ़िकल्टी कहते हैं, कब डिसेबिलिटी कहते हैं, और कभी क्या सब्जेक्ट छोड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है या कुछ और करने की। ओवर टू सारिका। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि 6th, 7th, 8th के बच्चों में 6th, 7th, 8th के बच्चों में जो डिफ़िकल्टीज़ है, डिसेबिलिटी है, उसका कारण एकदम से वो पैदा नहीं होती, क्योंकि पहले ही हमें समझना है कि डिफ़िकल्टीज़ और डिसेबिलिटी क्या है। डिफ़िकल्टी का मतलब है ये प्रॉब्लम है, चाहे वो एक एरिया में भी हो सकती है या एक से ज़्यादा एरिया में भी हो सकती है, परंतु जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट होती है। वो उस बच्चे की वो क्षमता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता ऐसा। अगर मान लीजिए किसी भी काम को हम कर नहीं पाएंगे, सपोज़ में चाइनीज़ नहीं बोल पाएगा या हिंदी नहीं बोल पाएगा, उसको वो कर ही नहीं सकता, वो उसका एक क्षमता ही नहीं है, इसीलिए उसको डिसेबिलिटी कहा गया है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, ये अचानक से पैदा तो होती नहीं है, ये शुरू से चल रही होती है। पहले छोटे मोटे ओरल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छे नंबर आना, रिटर्न MCQ पर निकाल देना, या पता नहीं करना कि बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है, अच्छा चल रहा था, अचानक से इसके नंबर बहुत पुअर आने लगे, या ये बहुत गुस्सा होने लगा, या ये स्कूल जाने से मना करने लगा। तब जब उनसे बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि पहले शुरू में जब हमें बताया गया था तो हमें समझा था कि स्कूल में टीचर ध्यान देती नहीं है, बच्चे तो 40-50 होते हैं, तो एक टीचर कितना ध्यान देगी, इसलिए मेरे बच्चे को हमने दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। जबकि एडमिशन की ज़रूरत, स्कूल परिवर्तन की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ बच्चे के असेसमेंट की ज़रूरत थी। जो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ये स्कूल में क्या कहते हैं, पब्लिक स्कूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है, तो हम इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे या हम बड़े वाले स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे की केयर हो जाएगी। पर ये तो तकलीफ़ है बच्चे की, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो रीडिंग से हो या राइटिंग से हो, और ये बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्लास का लेवल भी डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, और बच्चों से उम्मीद करी जाती है, जैसे ही बच्चे 6th, 7th, 8th में आते हैं, वहाँ बच्चे से उम्मीद करी जाती है कि अब बच्चा है 2 भाषाओं के साथ साथ 3rd लैंग्वेज को भी पढ़ेगा। तो अब जहाँ बच्चे अपनी इतने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उसमें एडिशनल हो गया। छोटे लेवल पे कंप्यूटर है, डांस है, ये सारी चीज़ें मतलब माइल्ड लेवल पे होती हैं, पर बड़ी क्लास होते ही ये एज ए सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं। अब तो खैर क्लास मैं सुनती हूँ कि 1st, 2nd में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पर बहुत MCQ में या ओरल में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो यहाँ हमें पेरेंट्स को जब मालूम पड़ता है 6th में आकर कि यस, अब मेरे बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सीवियर हो गई हैं, यानी कि अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा और पढ़ के समझ नहीं पा रहा, यानी कि उसमें आपके डिसलेक्सिया हो गया है। या बच्चा पढ़ तो पा रहा है, समझ भी जाता है, पर वो लिखता ही गलत है, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रहा है, यानी कि उसको डिस्ग्राफिया हो गया, या वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता, पूरा कॉपी नहीं कर पा रहा है, उसका पूरा काम समय से कंप्लीट ही नहीं होता। ही इज़ स्लो इन राइटिंग, शी इज़ स्लो इन राइटिंग। वो बार बार ऐसे कहते हैं कि अरे ठीक से नहीं लिखता, काम ही नहीं कंप्लीट करता, या वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब पे अच्छा करता है, पर वो मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं कर पाता, वो ठीक से जोड़ ही नहीं पाता, वो इंटीग्रेशंस नहीं कर पाता, वो अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व नहीं कर पाता। वहाँ पर बच्चा जब नहीं कर पा रहा है, तब पेरेंट्स जब असेसमेंट कराते हैं, उनको जब गहराइयाँ मालूम पड़ती हैं कि अरे मेरा बच्चा इतना पीछे हो गया। हम असेसमेंट में क्या कराते? असेसमेंट में सर हम बच्चे का IQ करते हैं और उसका एजुकेशन असेसमेंट करते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट जो RCI से रजिस्टर्ड होते हैं, वो लोग
इनका असेसमेंट करते हैं और तब बच्चे का मालूम पड़ता है कि बच्चे में डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है या डिस्ग्राफिया है या माइल्ड टू मॉडरेट तरह की उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनमें इंटरवेंशन करके जल्दी से सुधार आ जाएगा। और डिसेबिलिटी है तो उनके उन सब्जेक्ट्स को ओमिट भी किया जाता है। ओमिट मतलब हटा दिया जाता है। जी बिल्कुल सर। तो मैम इंटरवेंशन आपने कहा जल्दी से मतलब कितना जल्दी, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल? जब असेसमेंट के बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो एक प्रोफेशनल जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर जो है वो उनके माता पिता को बच्चे की पूरी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि आपके बच्चे में डिफ़िकल्टीज़ हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं। डिफ़िकल्टी को अगर हम बताएं तो पेरेंट को बताया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ तो ठीक रहा था लेकिन जो उसने पढ़ा वो समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर इसका बच्चा है कि बच्चे में माइल्ड टू मॉडरेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पढ़ना तो उसको आ गया पर पढ़ के वो उस पैराग्राफ को समझा ही नहीं। जब समझ नहीं पाया तो वो लिखने में भी गलतियाँ करेगा, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट। जहाँ बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, समझ नहीं, जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसमें लिखने की भी समस्या होगी ही होगी। कॉपी तो वो कर लेगा ब्लैक बोर्ड से, बुक से भी लिख लेगा, पर वो अपनी जब उसके लिखने की बारी आएगी तो वो स्पेलिंग मिस्टेक करेगा या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, पंक्चुएशन एरर्स आएंगे। तो बच्चे में क्या हुआ, आपके मॉडरेट टू सीवियर डिफ़िकल्टीज़ बन गई। अब हम डिसेबिलिटी पर आए तो बच्चा वो काम कर ही नहीं सकता, उसमें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रही है उससे, यानी कि उसको डिस्कैल्कुलिया है या वो लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर रहा है, पंक्चुएशंस भी हैं, उसको क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे हैं, वो छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन के वर्ड्स वाले आंसर को तो दे पा रहा है पर जैसे ही 3 या 4 लाइन के आंसर आ रहे हैं वो लिख ही नहीं पा रहा, छूट रहा है। यानी कि वो उस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो याद नहीं कर पा रहा, मिस्टेक्स कर रहा है, लिखने में छोड़ रहा है। तो यहाँ बच्चे में डिस्ग्राफिया बन गया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। इसी तरह डिसलेक्सिया कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, लिख लेता है जैसे उसको समझ में आता है, उसके लिए कोई रीड करके दे देता है, समझा देता है तो उसको बच्चे को आंसर याद है और वो लिखने लगता है। तो इस तरह से एक प्रोफेशनल माता पिता को समझाते हैं और पूरी रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है और जो बेनिफिट मिलने हैं ये भी बताया जाता है कि आप स्कूल में जाके रिपोर्ट को सबमिट करें। सीबीएसई ने आपके बच्चे के लिए ये बेनिफिट्स दिए हैं। अगर बच्चा रीड नहीं कर सकता, पेपर को समझ नहीं पा रहा है तो वहाँ पर उसकी स्पेशल एजुकेटर के अंडर में उसका एग्ज़ाम होगा, वो उसको पेपर को पढ़ के बताएंगी और उसको समझाया जाएगा, तब वो बच्चा अपना पेपर लिखेगा। यदि बच्चे में लिखने की समस्या है तो उसकी जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, उससे ओरली पूछा जाएगा और उसको लिखने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जिस बच्चे में डिस्कैल्कुलिया है उसमें बच्चे का जो कैलकुलेशन के पेपर होंगे जो उसको समझाया जाएगा और उसको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलके कैलकुलेटर भी, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्ज़ाम भी कैलकुलेटर देता है, तो कुछ स्कूल फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दिया जाए जिससे उसकी मिस्टेक्स ना हों और सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया जाए। क्योंकि सब्जेक्ट हैं, थर्ड लैंग्वेज तो हटा दी जाती है, इससे बच्चे पर बर्डन ना पड़े और वो अपने कामों को अच्छे से कर सके। तो मैम जो आपने थर्ड लैंग्वेज हटाने की बात की, चाहे वो फ्रेंच हो या संस्कृत हो या जर्मन हो या कोई और लैंग्वेज हो, तो मैम वो डिफ़िकल्टी डिसेबिलिटी दोनों में हट जाती है, सिर्फ डिसेबिलिटी में ही हटती है? सर दोनों में ही हट जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है तो वो अपनी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा, जो हिंदी और इंग्लिश की भी है, तो वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है या रीड नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, अपने क्वेश्चन आंसर को कॉम्प्रिहेंशन में उसके इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सही आंसर नहीं ले पा, तो यहाँ थर्ड लैंग्वेज एक उसके ऊपर एक एडिशनल है। इसीलिए सीबीएसई कहती है कि थर्ड लैंग्वेज को हटा दिया जाए और जो भाषा है और जो बच्चे में समस्याएं हैं उसमें उनकी पूर्ण रूप से मदद की जाए। इसमें मेरे मन में मैम एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है कि मैथ्स कौन सी क्लास से हट जाता है मैम? बच्चों को मैथ्स की दिक्कत आती है। सर कहा जाता है कि
बिल्कुल ही अगर बच्चा 6 क्लास में और फर्स्ट के लेवल पे कर रहा है तब तो वो 6 से ही टीचर्स और स्कूल को गाइडलाइन मिल जाती है कि हटा ही दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सीवियर डिसेबिलिटी अकर हो गई है। पर अगर माइल्ड टू मॉडरेट होती है तो कहा जाता है कि सिलेबस रिड्यूस करा जाए और बच्चे को जितनी उसकी क्षमता हो उसी के अनुसार उसके मैथ्स का आकलन हो। अगर आप हटाने वाली बात कर रहे हैं तो 9th ऑनवर्ड्स ये हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब जिनको मैथ्स की दिक्कत है उनको 8वीं तक तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे उनका सिलेबस थोड़ा कम हो जाए और स्कूल थोड़ा कंसीडर करे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा प्रॉब्लम में है, बाकी में तो वो ठीक है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज तो हट गई बट मैथ्स का इंतज़ार तो 9 तक करना पड़ेगा अगर किसी को मैथ्स की परेशानी है। तो सारिका मैम ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया डिफ़िकल्टी, डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। असेसमेंट में हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से IQ टेस्ट और एजुकेशन असेसमेंट कराना पड़ता है, जैसे कि सारिका मैम करती हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि कौन से एरिया में क्या मदद की ज़रूरत है। इंटरवेंशन जो है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक चल सकती है और उसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है। टीचर में जो स्कूल में जो अदर प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स का भी रोल है। इवन बच्चे का भी रोल है कि उसकी पिटाई ना हो, उसे मारा ना जाए, उसे समझा जाए और जिस सब्जेक्ट में वो जितनी नंबर ला सकता है रियलिस्टिक उम्मीद ही रखी जाए ताकि हम बच्चे की मदद कर सकें। और आने वाले समय में 9th 10th में कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो लैंग्वेज के अलावा हट जाते हैं, जिसके बारे में हम सारिका मैम से जानेंगे। और इवन 10th बोर्ड में भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको अवेल करें और अपने बच्चे की मदद करें ताकि जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, जिस कैपेसिटी में उसका माइंड ज़्यादा शार्प है, उसमें वो काम करे और आगे बढ़े। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं 9th और 10th के बच्चों के साथ। धन्यवाद।